हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर करवाऊंगी। इस बुक में टोटल आपके पास में 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं। ये देखिए, ये 4 ब्लॉक्स हैं और हर एक ब्लॉक में मिनिमम और मैक्सिमम 4 यूनिट्स आपको दे रखी हैं। मीन्स की 4 यूनिट्स तो हैं ही हैं, हो सकता है किसी में एक कम हो या ज़्यादा हो, इसका मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन हाँ 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं। और अभी मैं आपको फर्स्ट ब्लॉक करवा रही हूँ, जिसके फर्स्ट ब्लॉक में इसमें टोटल आपको 4 यूनिट्स दे रखी हैं। फर्स्ट यूनिट मैंने करवा दी है। आज मैं आपको सेकेंड और थर्ड यूनिट करवाऊँगी। दो मैं आपको पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं करवा रही हूँ, पूरी कंप्लीट जो यूनिट है वो नहीं करवा रही हूँ। उसमें जो सेलेक्टिव पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, वही मैं आपको करवा रही हूँ। अगर आपको बाकी का पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप, कोई ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन अगर लिमिटेड टाइम है, अभी बीच में और भी एग्जाम्स है, तो आप इतना भी पढ़ लेंगे तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि पेपर में पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज हमारा सेकेंड यूनिट का टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। क्या होते हैं ये, पहले तो ये देखिए। तो फ्रेजल वर्ब क्या है, एक कॉम्बिनेशन होते हैं वर्ब और एडवर्ब के और प्रपोजिशन के। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से ना इनको जब जोड़ा जाता है तो एक नए वर्ड की नया वर्ड मिलता है, जिसका मीनिंग काफ़ी हद तक चेंज मिलता है। अब जो फ्रेजल वर्ब होते हैं विच रिक्वायर्स न्यू मीनिंग बाय एडिशंस ऑफ एन एडवर्ब और प्रपोजिशंस, या फिर बेसिकली ये कह सकते हैं एडवर्ब हो या प्रपोजिशन हो या फिर वर्ब, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे भी डेफिनेशन में यही दे रखा है कि सच कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। तो यहाँ पे कुछ आपको फ्रेजल वर्ब के एग्जांपल दे रखे हैं। पहले शॉर्ट में जो मैंने दिए वो देख लीजिए। शट अप एक वर्ड मैंने आपको, ये फ्रेजल वर्ब है, एक तरीके का फ्रेज है। लुक आफ्टर हो गया, कैचअप हो गया और काम डाउन हो गया। तो इसमें आप देखेंगे हर किसी में ना एक वर्ब है और बेसिकली 2 वर्ब्स यहाँ पे एक साथ में यूज़ होके, या फिर वर्ब के साथ में एडवर्ब या वर्ब के साथ में प्रपोजिशन या एडवर्ब और प्रपोजिशन, तो इस अकॉर्डिंग इसमें कॉम्बिनेशन बना हुआ है और इसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यहाँ पे कुछ आपको और एग्जांपल्स दे रखे हैं फ्रेजल वर्ब के, जैसे कि द वर्ब फैट कैन कम फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब बाय एडिशन ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स और द प्रपोजिशंस। तो यहाँ पे कुछ आपको दे रखे हैं एग्जांपल में, देखिए। लेट्स टेक अप दिस मैटर विद द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या है, जो वर्ड इटैलिक में है ना उस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे टेकअप वर्ड हो गया, यहाँ टेकन इन हो गया, इसके अलावा ये टुक हो गया, यहाँ पे टेकन ओवर हो गया, टुक टू हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं। तो इसमें क्या है, वर्ब प्लस एडवर्ब का जो कॉम्बिनेशन है। तो टेकअप का मतलब क्या है, यहाँ पे इस सेंटेंस में इसका मीनिंग है कि इस चीज़ को डिस्कस करना। तो लेट्स टेकअप दिस मैटर विद द प्रिंसिपल, या उन तक उस बात को पहुँचा देना। इसके अलावा डोंट बी टेकन बाय फॉल्स प्रोमिसेस ही मेक। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, टेकन इन के अंदर एक वर्ब है और एक क्या है, एडवर्ब है। तो इसके अलावा इसका मतलब क्या हो गया, चीटेड या फिर डिसीव्ड, किसी को धोखा देना। इस तरीके के सेंटेंसेस में आपको एग्जांपल दे रखा है फ्रेजल वर्ब का। अब आपके पास में क्वेश्चन कैसे है, जो फर्स्ट चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन आपको गिवन है ना, इसमें क्या चीज़ आपको दे रखी है, फिलअप्स करने हैं आपको। ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं इसमें विद सूटेबल एडवर्ब्स और प्रपोजिशन टू फॉर्म अ फ्रेजल वर्ब। तो या तो एडवर्ब यूज़ करना है या फिर प्रपोजिशंस को यूज़ करना है एक फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे प्लीज़ टेक डैश योर कोट। तो प्लीज़ टेक ऑफ योर कोट, इसका मतलब होता है इसको उतारना, कोट को या शर्ट को, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, तो इसका मतलब उसको उतारना। We have taken up a new project. I was taken for a doctor because I had been able to cure some people in the neighborhood. Sita takes after her mother. The old lady offers to take in the homeless stranger. तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसे सूटेबल एडवर्ब्स और प्रपोजिशंस को फिलअप करना था फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, गिव द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस इन अ फ्यू वर्ड्स। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखा है, इसमें जो वर्ड इटैलिक में है, थोड़ा सा अलग फॉन्ट में लिखा हुआ है, उसमें आपको मीनिंग देना है फ्रेजल वर्ब का। तो फर्स्ट दे रखा है गिवन, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या गया, यील्ड हो गया। सेकेंड दे रखा है आपको गिव्स ऑफ,
द इंजन गिव्स ऑफ स्टीम, तो ये इसका मतलब हो गया सेंड आउट। तो ऐसे कुछ आपको और सेंटेंसेस दे रखे हैं जो कि आप अपनी प्रैक्टिस में कर सकते हैं। मेन चीज़ आपको ध्यान में क्या रखनी है, ये जो पेपर है ना थोड़ा ग्रामर बेस्ड है, तो इसमें आपके पास में ग्रामर पोर्शन आएगा ही आएगा, जिसके अंदर आपको ऐसे फिलअप्स में दे दिया जाए या सेंटेंस का रीऑर्डरिंग दे दिया जाए, सेंटेंस को करेक्ट करना दे दिया जाए, तो ये तभी आपका पॉसिबल होगा जब आपके पास में उस कंसेप्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको पता होगा कि वो जो कंसेप्ट आपको दे रखा है वो किस तरीके से दे रखा है। तो ये सेकंड यूनिट में हमने किया है फ्रेजल वर्ब। अब थर्ड यूनिट में हम करेंगे होमोनिम्स और होमोफोन्स, ये क्या होते हैं, इसका काफ़ी डेप्थ में डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है। यूनिट थर्ड है मल्टीपल मीनिंग्स। तो यहाँ पे पहले तो दो वर्ड्स हैं, एक है सिनोनिम और सेकंड वन इज़ एंटोनिम। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं या आप इंग्लिश ग्रामर बेसिक लैंग्वेज के लिए या किसी भी तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो ये दोनों वर्ड्स आपने बहुत बार सुने होंगे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है जिसका जो मीनिंग होता है वो सेम रहता है, और इसके अलावा जो भी वर्डिंग आप यूज़ करते हैं रेफर्स टू द सेमनेस ऑफ मीनिंग बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विद इन अ लैंग्वेज। तो वर्ड भले ही डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो उसका मीनिंग होता है वो क्या होता है, सेम होता है, इसे हम सिनोनिम कहते हैं। इसके अलावा जो सिनोनिम्स होते हैं ना, हिंदी में इसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे एक ही वर्ड को ना अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, उसका मीनिंग वही रहता है, तो उसे हम सिनोनिम कहते हैं। इसके बाद में आता है एंटोनिम। तो एंटोनिम्स क्या होते हैं, रेफर्स टू द कॉन्ट्रास्ट इन वर्ड मीनिंग पर्टिकुलरली इन एडजेक्टिव्स थ्रू ऑल्सो इन नाउन्स एंड वर्ब्स, एग्जाम्पल हॉट और कोल्ड। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट्स, तो जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, विपरीत शब्द होते हैं, उसे हम एंटोनिम कहते हैं। सिनोनिम का मतलब हो गया सेम और एंटोनिम का मतलब हो गया ऑपोजिट। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे हॉट एंड कोल्ड, तो यंग एंड ओल्ड, मेल फीमेल, तो ये सब चीज़ें क्या है, इनके बिल्कुल ऑपोजिट है। एक मेल जेंडर है, दूसरा वाला कौन सा है, फीमेल जेंडर है, तो ये क्या चीज़ हो गई, ऑपोजिट हो गए। तो ये यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे दे रखा है लाइव और डेड, जिंदा और मुर्दा, तो ये चीज़ें क्या है, ऑपोजिट हैं। जब ऑपोजिट्स की बात करेंगे तो वो होते हैं एंटोनिम्स, और जो सेम मीनिंग होता है उसमें होते हैं आपके पास में सिनोनिम्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझिए इसको, जैसे जो वर्ड लिखा है फेयर, अब इस फेयर के ना सिनोनिम भी हो सकता है और एंटोनिम भी हो सकता है। सिनोनिम में अगर हम देखें तो फेयर या फिर जो इक्वल होता है इसे हम सिनोनिम कहते हैं, और एंटोनिम का मतलब हो गया अनफेयर हो गया, जो कि पूरा क्या है, ऑपोजिट मीनिंग है। आपको मुझे कमेंट करना है फेयर का मीनिंग क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद में चलिए देखते हैं आगे क्या है। होमोनिम्स क्या होते हैं, वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड एंड स्पेलिंग। तो जो वर्ड्स जिनका जो साउंड होता है वो और जो स्पेलिंग होती है वो दोनों ही सेम होते हैं, उन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं। ये चीज़ आपको बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखनी है, होमोनिम्स होमोफोन्स, क्योंकि जब अभी आप एक एक चीज़ पढ़ेंगे ना तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब पूरा कंप्लीट हो जाता है ना सिलेबस तो उस टाइम पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, और एग्जाम में तो स्पेशली। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। होमोनिम का मतलब क्या होता है, जिसका वर्ड का सेम मीनिंग होता है, मीनिंग नहीं, वर्ड का साउंड और जो स्पेलिंग होती है वो सेम होती है, लेकिन उसका मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, उसे हम होमोनिम कहते हैं। एग्जाम्पल, वी ग्रो अ मिंट इन आर किचन गार्डन। तो यहाँ पे एक वर्ड मिंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, और दीज कॉइन्स हैव जस्ट कम फ्रॉम द मिंट। देखिए ये दोनों ही वर्ड जो है ना मिंट है, इसका मतलब क्या होता है, पुदीना, जो पुदीने की लीव्स होती है ना, मिंट लीव्स, अ प्लांट हुज लीव्स आर यूज फॉर चटनी एंड फॉर फ्लेवरिंग। तो ये किचन में यूज किया जा रहा है। और ये जो मिंट है इसका मतलब क्या है, प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड अंडर गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो जहाँ पे कॉइन्स को बनाया जाता है उसे गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर, उसे भी मिंट कहते हैं। और जो किचन गार्डन हो गया जहाँ पे आपने कोई प्लांट को ग्रो किया है और जो आप खाने में यूज़ करते हैं और जिसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, तो ये वो भी क्या होता है, मिंट होता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्पेलिंग, मिंट की दोनों स्पेलिंग एकदम सिमिलर है, इनका साउंड भी एकदम सिमिलर है, लेकिन इनका जो मीनिंग है ना वो दोनों सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो गया, तो इसे हम कहते हैं होमोनिम्स। इसके बाद में और जो होमोनिम्स है ना, इसमें आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट है होमोनिम एज द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। अगर पार्ट ऑफ स्पीच सेम रहती है तो होमोनिम्स कैसे,
The words we are going to discuss in these sections have three things in common. They have the same pronunciation, they have same spelling, they are used as the same part of speech. तो होमोनिम्स में ये तो दो चीज़ें आपने पहले देख ली कि स्पेलिंग भी सेम होती है और उसको प्रोनाउंस भी सेम तरीके से किया जाता है, मीन्स कि उसका साउंड सेम रहता है, स्पेलिंग सेम रहती है, तो ये होमोनिम हो गए। प्लस सेम पार्ट ऑफ स्पीच में एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा कि इनको सेम पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ किया जाता है, तो इसे हम होमोनिम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, दोनों में एक वर्ड ले रखा है मोल। ये जो मोल है ना, इस वर्ड का मतलब होता है तिल। किसी के भी अगर तिल होता है कहीं पे भी तो वो मोल होता है। और एक जो मोल होता है इसको हम वेट की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। प्लस कई बार हम इसको जैसे गारमेंट्स वगैरह होते हैं, चीज़ें बनाते हैं ना किसी चीज़ के प्रोडक्शन में, तो उस टाइम पे भी अमाउंट में इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला जो मोल है उसका क्या मतलब है, द मोल ऑन हर लेफ्ट चीक्स मेक्स हर लुक मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो मोल है ना, वो कौन सा वाला मोल है, एक परमानेंट डार्क स्पॉट है जो किसी की पर्सन की स्किन के ऊपर होता है, तिल जिसको हिंदी में कहते हैं, तो ये मोल हो गया। सेकंड मोल क्या कहता है, द फर ऑफ अ मोल इज समटाइम्स यूज्ड फॉर मेकिंग गारमेंट्स। तो ये क्या है, स्मॉल फुल कवर्ड एनिमल होता है विद टीनी आइज। तो यहाँ पे मोल ये बोला गया है। इसके अलावा केमिस्ट्री में भी मोल पढ़ते हैं, अगर आपने कभी सुना हो तो वहाँ पे भी जो वेइंग वगैरह होती है, वेट वगैरह को मेजर किया जाता है, तो वहाँ पे मोल को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये मोल है और इसको सेम पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किया गया और इसे हमने बोला होमोनिम्स एज अ सेम पार्ट ऑफ स्पीच। तो जो दोनों ही सेंटेंसेस हैं इनमें एज अ नाउन ही इसको यूज़ किया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सेम पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे इसको यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखे हैं, आप चाहे तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अदरवाइज जो आपके पास में कंसेप्ट है ना, उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप इसको एटलीस्ट लिख पाएँ। इसके बाद में और मेरा सजेशन आप सबको यही रहेगा कि आपके पास बुक है तो भी और नहीं है तो भी पहले कंसेप्ट्स को पूरा करिए, टॉपिक्स को क्लियर करिए कि क्या क्या चीज़ें आपको बुक में दे रखी हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और कुछ जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं या फिर जो मॉक पेपर्स आपके साइट्स पे दे रखे थे ऑनलाइन साइट्स पे, तो वो मैं भी आपको करवा दूंगी, लेकिन पहले उसके लिए आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। अब फर्स्ट में मैंने पढ़ाया आपको होमोनिम्स एज अ सेम पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन यहाँ पे जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या हो जाए डिफरेंट, तब होमोनिम्स को कौन से एग्जाम्पल से समझेंगे। We shall deal with the homonyms which belong to the different parts of speech. For example, two words in the following pair are pronoun and spelt alike but have different meanings and are used as different part of speech. मतलब कि जो मीनिंग है वो डिफरेंट होगा, उसका जो पार्ट है यूज, उसको किस पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ किया जाएगा वो भी डिफरेंट होगा, लेकिन सेम चीज़ क्या होगी कि जो स्पेलिंग है वो सेम हो सकती है और जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड का वो सेम हो सकता है। वो दोनों चीज़ें सेम है, इसके अलावा मीनिंग उसका बिल्कुल अलग हो जाएगा। और मीनिंग तो देखिए होमोनिम्स में अलग होता ही होता है, मीनिंग सेम नहीं होता है। होमोनिम्स में मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है, लेकिन स्पेलिंग और जो साउंड होता है वो वर्ड का सेम रहता है। अगर डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वो कैसे होता है, पहले वाले में ना सेम पार्ट ऑफ स्पीच था कि दो सेंटेंसेस थे दोनों में नाउन की बात करी, दो सेंटेंसेस है दोनों में एडवर्ब की बात करी, या दो सेंटेंस है जिसमें दोनों में वर्ब की बात करी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में हम करेंगे, एक वर्ब हो सकता है, एक नाउन हो गया, एक वर्ब हो गया, एक एडवर्ब हो गया। तो ऐसे जो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उसमें होमोनिम्स को कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आपको लूफ। सम यंग पीपल्स प्रेफर लूफ आर अबाउट रदर देन वर्क फॉर द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो ये लूफ वर्ड है ना, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया गया है, जैसे जो टाइम स्पेंड करना होता है वहाँ पे इसके लिए इसको यूज़ किया गया है, तो एज अ वर्ब हो गया है। सेकेंड में प्लीज़ गिव मी अ लोफ ऑफ ब्रेड, तो यहाँ पे ब्रेड के लिए जो यूज़ किया गया है लोफ को, तो ये यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ किया गया है कि मास ऑफ ब्रेड कुक्ड एज सेपरेट क्वान्टिटी। तो दोनों ही सिचुएशंस में देखिए वर्ड सेम है, स्पेलिंग सेम है, साउंड भी सेम है, लेकिन इसको पहले वाले में वर्ब की फॉर्म में यूज़ किया गया है और सेकंड में इसको नाउन में। तो यही चीज़ होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। अगर ये दोनों वर्ब में यूज़ करी जाती तो ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच होती, लेकिन यहाँ पे इसको वर्ब में इसको नाउन में किया जा रहा है, तो ये क्या चीज़ है, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, द बुक इज़ माइन
देयर इज़ अ गोल्ड माइन एट कोलर। जो KGF आपने अगर मूवी देखी हो, KGF चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो वो इसी से रिलेटेड है, जो गोल्ड माइन्स है वहाँ पे। तो यही आपको बता रखा है कि दैट बुक इज़ माइन। तो यहाँ पे इस माइन वर्ड का मतलब हो गया मेरा, कि ये बुक मेरी है, या कोई जो बोल रहा है ये बुक उनकी है, तो माइन का मतलब यहाँ पे मेरे से हो गया। लेकिन यहाँ गोल्ड माइन का मतलब होता है जो कोयले की या गोल्ड की जो खदान होती है जहाँ से उनको माइनिंग करके निकाला जाता है। तो ये आपको समझ में आया। तो अभी मैंने आपको होमोनिम्स दो तरीके से पढ़ा है, एक तो होमोनिम एज अ सेम पार्ट ऑफ स्पीच, और सेकेंड पढ़ाया मैंने होमोनिम एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बाद में नेक्स्ट आता है होमोनिम्स यूज फॉर पुन्स। तो राइटर्स यूज वर्ड विद 2 और मोर मीनिंग्स टू स्टे विद विटी थिंग्स विच आर क्लेवर एंड अम्यूजिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हाउ इज लाइफ डिपेंड्स ऑन द लिवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ इज लाइफ। तो जो पुन्स होता है ना, इसके अंदर हम किस चीज़ की बात करेंगे जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं एक ही वर्ड के। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाउ इज लाइफ, तो इसका आंसर क्या दिया, डिपेंड्स ऑन लिवर। तो यहाँ पे जो लिवर है ना, इसके 2 मीनिंग है, कैसे वो समझिए। पहला जो सेंटेंस है, सेंटेंस कुड मीन लाइफ डिपेंड्स ऑन हाउ गुड योर लिवर। तो पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो आंसर ही हो गया कि जो आपका लिवर है वो जितना अच्छा है उतनी अच्छी आपकी लाइफ हो सकती है। तो यहाँ पे जिस लिवर की बात करी गई है वो एक बॉडी ऑर्गन की बात करी गई है जो कि बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है और ब्लड को क्लीनिंग में हेल्प करता है। तो इस लिवर की बात करी गई है। और आपने सुना भी होगा जो एल्कोहलिक होते हैं, ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं, उनके लिवर में ही दिक्कत आने लग जाती है। तो फर्स्ट जो सिचुएशन बोली गई है डिपेंड्स ऑन लिवर, तो पहली तरीके का जो एज्यूम आप करेंगे तो वो लिवर वहाँ पे एक ऑर्गन की बात करी गई है। सेकेंड, लाइफ डिपेंड्स ऑन पर्सन हु लिव्स इट। और सेकेंड में लिवर जो वर्ड यूज करा गया है वो उनके लिए जो जिंदगी को जीना जानते हैं, जिन्हें पता है कि लाइफ तो कटनी है जैसे तैसे भी करके, लेकिन जिंदगी को जी के काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करके उसको काटा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मतलब कि जो जिंदगी को जीना चाहते हैं। लाइफ डिपेंड्स ऑन पर्सन हु लिव्स इट, दिस प्ले ऑन द वर्ड लिवर इज कॉल्ड अ पुन। तो अब एक ही वर्ड था लिवर, लेकिन इसका दोनों का जो मीनिंग है ना वो पूरी तरीके से सेपरेट हो गया। बिल्कुल अलग अलग तरीके के मीनिंग। आपने एक जो नेचुरल फिलॉसफी से रिलेटेड है, दूसरा प्रॉपर साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, तो इसका मीनिंग बिल्कुल हद तक चेंज हो गया। तो ये ऐसे जब वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं तो उसे हम पुन्स कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है होमोफोन्स। तो अभी मैंने आपको होमोनिम्स पढ़ाए, 3 तरीके से पढ़ाए। एक हो गया डायरेक्ट स्पीच, एक सेम स्पीच हो गया, एक डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, और एक एज अ पुन्स। आपको ये 3 तरीके से होमोनिम्स पढ़ाए। अब हम होमोफोन्स को पढ़ेंगे कि इसमें किस टाइप से आपको समझाना है। तो होमोनॉम्स का मतलब क्या होता है, वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग। अब होमोफोन्स में वो वर्ड्स आते हैं जिसका जो वर्ड होता है ना वो साउंड सेम रहता है, लेकिन जो स्पेलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। तो इसे हम होमोफोन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, होमोनिम विच हैव द सेम साउंड एंड स्पेलिंग बट हैव डिफरेंट मीनिंग। तो होमोनिम्स क्या होते हैं, जिनका जो साउंड होता है वो भी सेम होता है लेकिन स्पेलिंग भी सेम होती है। साउंड और स्पेलिंग सेम होती है, दोनों ऐसे स्टार्ट होते हैं, दोनों सेम है, लेकिन जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोनिम्स कहते हैं। लेकिन जो होमोफोन्स होते हैं उसमें स्पेलिंग क्या होती है, वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है, साउंड होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। होमोफोन्स का मतलब हो गया जहाँ पे साउंड क्या है, सेम है, लेकिन स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है। सिंगल लाइन की स्टेटमेंट है। इसको जहाँ पे भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ कहीं पे भी इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रामर की लिखकर, वहाँ पे इसको मेन ऊपर हेडलाइन में लिख लीजिए, ताकि आप जब भी इसको खोलेंगे पेज को या बुक को तो आपको ध्यान में रहेगा। अब होमोफोन्स एज अ सेम पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे हमने होमोनिम्स का पढ़ा था सेम पार्ट ऑफ स्पीच, डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसे ही अब इसमें होमोफोन्स में पढ़ेंगे सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे डो, अ फीमेल डियर। तो ये जो डो है ना, इसको नाउन में सेम पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब दोनों ही वर्ड्स यहाँ पे यूज करें, एज अ नाउन यूज करे गए हैं। पहला जो डो है इसका मतलब होता है फीमेल डियर, और सेकंड जो डो है ना वो होता है आटा गूंदना। आटे को गूंद के एक बॉल सी बनाई जाती है जिससे फिर रोटियां बनाई जाती है, तो उसे हम डो कहते हैं। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में एग्जांपल देखिए। फर्स्ट जो फीमेल डियर का है, अ डो प्लेड अबाउट ऑन द ग्रास। तो जो फीमेल डियर है वो कहाँ पे खेल रही है, घास के ऊपर। तो ये एक सेंटेंस हो गया। सेकंड है, विमेन मेड डो फॉर द ब्रेड। अब ब्रेड को हिंदी में रोटी, चपाती, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो विमेन ने उसके लिए आटा बनाया, तो ये चीज़ हो गई डो। तो दोनों ही जो वर्ड्स हैं इनकी स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन साउंड इसका सेम है। इसे हम होमोफोन्स कहते हैं।
द साउंड ऑफ द टू वर्ड्स अबव आर सेम, साउंड दोनों का सेम है लेकिन और दोनों नाउन है, क्योंकि सेम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ कॉमन है, साउंड कॉमन है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच कॉमन है, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है और जो इनका मीनिंग है वो भी पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। अब ये हो गया होमोफोन्स एज अ सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। इसके बाद में आता है होमोफोन्स एज अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें होमोफोन्स में, तो द पेयर ऑफ वर्ड्स यूज्ड अबव बिलोंग टू द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले हमने अभी सेम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ेंगे जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। बट अब इसमें क्या वर्ड्स है, देखिए जो वर्ड्स होते हैं ना उनका जो प्रोनाउंस करने का तरीका होता है, वर्ड को बोलने का जो तरीका है वो सेम है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो क्या है, डिफरेंट है। और जैसे पहले वाले में था जिस उसमें भी स्पेलिंग डिफरेंट थी, साउंड सेम था, लेकिन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब यही हो गया कि या तो दोनों एक नाउन एक वर्ब हो गया, एक नाउन एक वर्ब हो गया, तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट आता है ब्रेड, जिसे क्या बोला गया एज अ नाउन। तो ब्रेड का मतलब क्या है, द गर्ल वोर हेयर इन ब्रेड। जो ये ब्रेड होती है ना गर्ल्स में, जो चोटी बनाई जाती है उसे हम ब्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही हो गया। सेकेंड वन इज ब्रेड का मतलब द डोंकी ब्रेड अलाउड मेक अ साउंड लाइक दैट ऑफ अ ट्रम्पट। तो जैसे वो भोपू होता है ना, ऐसे वाली आवाज़ निकालना, उसे भी हम ब्रेड कहते हैं। तो ब्रेड कह रही हूँ मैं, ब्रेड वर्ड आपको दोनों में समझ में आ गया। यहाँ पे डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। फर्स्ट सेंटेंस में जो ब्रेड वर्ड है इसको एज अ नाउन लिया गया, सेकेंड वाले सेंटेंस में जो ब्रेड वर्ड है उसको एज अ वर्ब डिनोट किया गया है। अब यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 5 में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और आपको जो इनका सेम साउंड है उसके साथ में इनको मैच करना है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, जैसे ये वर्ड है सेंट और इसको भी आप सेंट बोलेंगे, ओके। इसके अलावा कैरेट वर्ड है, ये गोल्ड के लिए आपने यूज़ किया और ये वाला कैरेट जो है वो खाने के लिए यूज़ किया। तो जिनके जो वर्ड्स के जो साउंड है ना वो सेम है, उसके साथ में आपको इनको मैच करना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलिए एक और इसमें देखिए, सीलिंग वर्ड, सीलिंग हो गया और एक क्या हो गया, सीलिंग। तो ये सील का मतलब होता है किसी चीज़ को सील करते हैं, और ये जो सीलिंग होता है, सीलिंग फैन लगा होता है ना छत के दीवार के ऊपर जो फैन लगा होता है, सीलिंग फैन। सेकेंड सेंटेंस क्या कहता है, आपको दो डिफरेंट टाइप के वर्ड्स दे रखे हैं जिसका साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, और इससे आपको सेंटेंस को बनाना है, सेंटेंस क्रिएट करना है और समझाना है कि उसका मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि आपको वर्ड दे दिया जाएगा, होमोफोन्स या होमोनेम्स दे दिए जाएंगे और उससे आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश प्लस अंग्रेज़ी दोनों पे ही वर्क करिए, क्योंकि ज़रूरी है। अब आपका एग्ज़ाम है तो पास में आपको इन सब का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट साउंड्स। अब जो वर्ड्स होते हैं जिसमें स्पेलिंग क्या हो गई, सेम हो गई, लेकिन जो इसके साउंड क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। जैसे कि अ रो ऑफ बुक्स स्टूड ऑन शेल्फ। तो ये जो रो वर्ड है इसमें क्या है, स्पेलिंग सेम है, और यहाँ पे भी जो रो वर्ड है दोनों की स्पेलिंग क्या है, सेम है। साउंड क्या है, वो भी एक तरीके से थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हद तक रो वर्ड है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ थिंग्स इन अ लाइन। तो इस रो का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ थिंग्स हो गई, कि लाइन जो बनाई जाती है, प्रेयर के लिए भी आप रो बनाते हैं, उसको वैसे क्यू भी बोलते हैं, कि प्लीज स्टैंड ऑन क्यू का मतलब होता है लाइन में, या ऑलरेडी इन क्यू, तो इसका मतलब हो गया कि मैं पहले से लाइन में हूँ। किसी चीज़ के लिए आप खड़े हुए हैं, किसी के वेट में, किसी इंसान के लिए, तो वो ऑलरेडी इन क्यू भी आप कई बार बोलते हैं सेंटेंस में। सेकेंड जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो गया, एक नॉइसी डिस्टर्बेंस हो गई, जो उसको प्रोनाउंस किया जा रहा है रो। तो एक रो हो गया, रू या रो जिसको कहते हैं, एक रो होता है। तो ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। थोड़ा बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस आता है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, इसके बाद में लास्ट इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आता है वर्ड्स विद सम सिमिलैरिटीज इन साउंड्स एंड स्पेलिंग्स। तो अब कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जिसमें जो स्पेलिंग होती है और जो साउंड होता है उसमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज हो। वर्ड्स प्रोनाउंस और स्पेल्ड अलाइक, मतलब कि सेम तरीके से बोला जाए और स्पेलिंग भी उसकी एक तरीके से हो, उन वर्ड्स को हम कुछ देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि एक्सेस हो गया, एक्सेस वर्ड हो गया। अब जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, इनको जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है, क्योंकि स्पेलिंग आपको अलग अलग दिखाई दे रही है। लेकिन जब आप रीडिंग के टाइम पे या स्पीकिंग के टाइम पे कोई किसी से सुन रहे होते हैं, तब कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता तो आपको नहीं समझ में आता कि स्पेलिंग आपको कैसे लिखनी है। जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों ही वर्ड सेम होते हैं, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग होती है उसमें काफ़ी हद तक डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस आपको क्लियर करने के लिए पहले इनको समझना पड़ता है। तो फर्स्ट वर्ड दे रखा है आपको एक्सेस, और सेकेंड वर्ड भी क्या दे रखा है, एक्सेस दे रखा है। दोनों की स्पेलिंग जो है वो अलग है, लेकिन
इनका जो साउंड है और जो मतलब कि सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सेस वर्ड जो है ना दोनों में कॉमन है, आगे थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, इसका जो प्रोनाउंस करने का तरीका है वो भी क्या हो गया, सेम तरीके से हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ऐसे एग्जाम्पल की फॉर्म में दे रखी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कैरियर, करियर और कैरियर, तो ये दोनों चीज़ें, ऐसे बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस 7 में दे रखा है, जैसे ऑल्टरनेट हो गया, ऑल्टरनेटिव हो गया, सिमेट्री दोनों वर्ड्स हो गए, कैरेट हो गया। तो दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जिसका वर्ड का जो साउंड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाए, लेकिन जो मीनिंग है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाए, प्लस जो स्पेलिंग है उसमें भी चेंजेस आ जाएं। तो ऐसे वर्ड्स इसमें आपने पढ़े हैं। अब देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, यू शुड ईट कैरेट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर आई साइट। अब यहाँ पे आई साइट से रिलेटेड बात है, आंखों की रोशनी से रिलेटेड बात है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ क्या होने वाली है, कैरेट होने वाली है। वी बॉट बटर एंड मिल्क फ्रॉम द डेयरी। अब एक होता है डायरी, एक होता है डेयरी वर्ड, तो दोनों को ध्यान से समझिए। ये जो वर्ड है ना ये है डायरी, DAIR, ओके, सॉरी डेयरी, सॉरी रियली वेरी सॉरी। हाँ, ये वर्ड क्या है, डेयरी, जहाँ पे आपको दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो डेयरी है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये डायरी है, जहाँ पे आप कोई चीज़ को नोट करें, अपॉइंटमेंट वगैरह को, तो वो क्या है, डायरी। डायरी की स्पेलिंग में DIARY है, और जो डेयरी की स्पेलिंग है ना उसमें DARY है। कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से में आपके स्पेल चेक आ जाते हैं, तो इसको आपको काफ़ी ध्यान से देखना है और समझना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, यू मस्ट कम फॉर चेकअप ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है, जैसे आपकी क्लासेस भी ऑल्टरनेट डेज पे हो सकती है, या तो MWF में हो गई, मंडे और वेंसडे और फ्राइडे हो गई, या फिर आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे क्लास हो जाए। तो ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़ एक दिन, तो ये चीज़ हो गई। और इसके बाद में ऑल्टरनेट का मतलब ये हो गया कि कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही है। इसके अलावा सोल्जर वॉज ब्यूरिड इन इज सिमेट्री, तो ये जो सिमेट्री वर्ड है ना इसका मतलब क्या होता है कि कहीं पे जहाँ पे डेड बॉडीज़ को जला दिया जाता है, जैसे कि ग्रेव यार्ड होता है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में स्टेटमेंट भी लिख दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, यामिनी कृष्ण मूर्ति इज़ रेनोड आर्टिस्ट। अब यहाँ पे जो ये लेडी का नाम दे रखा है, इनको एज अ आर्टिस्ट इनको ऑनर मिला है। तो वो चीज़ क्या होता है, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, आर्टिस्ट का मतलब होता है प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट, चाहे वो सिंगर हो या डांसर हो। अब आपको कॉमेंट मुझे ये करना है कि ये जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं ये कौन से उसमें है, सिंगर है या फिर डांसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, दिस बिल्डिंग लैक सिमेट्री इन डिजाइन। तो ये जो सिमेट्री है ना यहाँ पे शेप से रिलेटेड बात हो गई है। और जो पहला वाला सिमेट्री वर्ड था, C से जो स्टार्ट था, इसका मतलब ये जो ग्रेवयार्ड होता है जहाँ पे जला दिया जाता है, मुर्दों को दफनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, आवर प्लान हैज़ फिक्स्ड, वी मस्ट लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। और नेक्स्ट इसके बाद में, शाम बॉट 24 कैरेट गोल्ड वॉच। तो यहाँ जो कैरेट वर्ड है वो गोल्ड में यूज़ किया जाता है कि ये इतने कैरेट की चीज़ है। इट इज़ कन्वीनियंट टू मेक अ नोट ऑफ ऑल द वन अपॉइंटमेंट्स इन अ डायरी। डायरी का मतलब क्या है, आपने किसी चीज़ को नोट किया किसी पेपर पे या शीट पे, तो वो डायरी बता दी गई है। नेक्स्ट है, द आर्टिस्ट पेंटेड द पोर्ट्रेट इन अ हरी। तो एक आर्टिस्ट ने पेंट किया बहुत ही जल्दबाजी में। सो ये कुछ टॉपिक्स से, होमोनिम्स, होमोफोन्स, ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ये तो फिलअप्स के फॉर्म में या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन में। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।